चलो हम ना कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड शुरू करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इथेनॉल की बात करते हैं। ठीक है, इथेनॉल में हमारे पास क्या है, इथ का मतलब हो गया 2 कार्बन। ठीक है, एन मतलब उसके अंदर कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ओल का मतलब उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और इथेनॉल। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप को इसको अल्कोहल। ठीक है, और अल्कोहल हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में अल्कोहल दोनों तरीके से लग सकता है। कैसे, एक तो प्रीफिक्स भी लग सकता है और एक सफिक्स भी लग सकता है। अगर प्रीफिक्स लगेगा तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मानने का मतलब ये होता है कि हम इसको आगे लगाएंगे, कार्बन की चेन के आगे लगाएंगे, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और प्रीफिक्स लगाते हैं बच्चे तो इसके लिए हम लगाते हैं ओल। क्या लगा देते हैं, ओल। तो ये हो गया अल्कोहल है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। अगर एक बार स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, 2 कार्बन 1 2, एक ओल ग्रुप है OH, और हाइड्रोजन तो हमें आते ही हैं पूरे करने, CH3 CH2 OH। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसका मैं कॉमन नेम बोलूँ, IUPAC तो हमें पता है कि इथेनॉल है, कॉमन नेम इसका क्या है, इथाइल अल्कोहल। हमें ना पता है, हम जब 1 कार्बन की साइड चेन लेते हैं उसको बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन की साइड चेन लेंगे तो इथाइल, 3 की लेंगे तो प्रोपाइल। कोई भी अगर, याद रखना, कोई भी अगर साइड चेन आती है ना, कोई भी साइड चेन आती है तो उसके लिए हम उसका वर्ड रूट लेते हैं और उसके पीछे हम लगा देते हैं YL। जैसे 1 कार्बन मिथ आइल, ठीक है, 2 कार्बन इथ आइल, 3 कार्बन प्रोपाइल ब्यूटाइल, जो भी साइड चेन बनेगी हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं तो सब कुछ प्रोपेनॉल पे, इथेनॉल पे सिखाऊंगी। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन प्रोपेनॉल पे आ गया, हो सकता है ना, एग्जामिनर ज़रूरी थोड़ी है कि बोले कि मैं उसी अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करूंगा जो हमने NCERT में पढ़ा है, 2 कार्बन का ही हो सकता है वो 3 कार्बन का दे दे, CH2 OH दे दे, हो सकता है वो 4 कार्बन का दे दे, ब्यूटेनॉल दे दे, CH3 CH2 OH, वो तो कुछ भी दे सकता है ना हमें। तो हमें बेटे सारी रिएक्शन ना इथेनॉल के हिसाब से ही करानी हो जाएगी। जैसे हम इथेनॉल समझेंगे ना, वैसे ही मैं एक बार ना प्रोपेनॉल का एग्जांपल दूंगी तुम्हें, तुम एक बार ट्राई करना प्रोपेनॉल पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे करना है इसमें। अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इथेनॉल की बात करी, IUPAC बात कर लिया हमने इसके, IUPAC बात कर लिया हमने, इसका कॉमन नेम बात कर लिया, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये बात कर लिया, स्ट्रक्चर कैसा है ये बात कर लिया, चारों बातें हो गई इसकी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है फिजिकल, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है फिजिकल। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क है, अगर कोई पूछे। फिजिकल क्या होता है, हम उसके ना बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले रहे हैं। ठीक है, कार्बन की चेन बड़ी है, कार्बन की चेन छोटी है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इस बारे में बात कर लेंगे। पर अगर मैं वही बात करूँ, किस रिलेटेड बात करूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हम कैसे डील करते हैं। अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है OH, वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, OH की रिएक्टिविटी की बात होती है उस केस में, इतना समझना है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जैसे कि पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है भाई, वो कलरलेस है। ठीक है, ये अल्कोहल कलरलेस होता है। इनफ्लेमेबल लिक्विड है, मतलब ठीक है, इनफ्लेमेबल मतलब कि इसमें हमें कभी फायर कैच हो सकती है। ठीक है, फायर कैच हो सकती है। अच्छा, मैं इसको अगर इनफ्लेमेबल लिक्विड है तो हमारा ना इसका एक वैसे यूज़ बन सकता है। क्या यूज़ बन सकता है, हम इसको पेट्रोल वगैरह के साथ सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, डीजल पेट्रोल, क्योंकि अब देखो कोई भी चीज़, अगर कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्यूल बर्न करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर उसको वेस्ट ना जाने दिया जाए, अगर हीट के फॉर्म में उसको ना जाने दिया जाए, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक बात है ना। ठीक है, उसके बाद आता है उसका बर्निंग टेस्ट है। इसका टेस्ट कैसा है, बर्निंग टेस्ट है। अगर हम बात करें कि ये बॉयल कब करता है, बॉयल करता है ये कितने पे, 78.1 या 78 डिग्री सेल्सियस भी याद रख लोगे तो बहुत है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटे इसका, फ्रीज करता है ये -118 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन आएगा कि ये वाटर में सॉल्यूबल है। हाँ, सॉल्यूबल है। और एक मैं लाइन लिख रही हूँ, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, सारे प्रोपोर्शंस में। मतलब अगर मैं 3:1 लूँ ना, मान लो 3:1, अल्कोहल 3 ले लूँ और वाटर
1 ले लूँ तो भी सॉल्यूबल है, अगर 1 अल्कोहल ले लूँ और 3 वाटर ले लूँ तो भी सॉल्यूबल है। मतलब इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि प्रोपोर्शन क्या है। अब क्वेश्चन आता है इतना ज़्यादा क्यों सॉल्यूबल है। अब देखो, अब इसमें ना एक बहुत बड़ी बात आती है। अगर हमने ना एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा होता ना ठीक से, तो उसमें हमें ये बात समझ आती। हमने ना एक बात पढ़ी थी उसमें, लाइक डिजोल्व लाइक पढ़ा था, लाइक डिजोल्व लाइक पढ़ा था हमने उसमें, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझना पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एक पढ़ा लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक हमें क्या कहता है, इस बात को समझते हैं। लाइक डिजोल्व्स लाइक हमें कहता है कि जो जैसा है वो वैसे में डिजोल्व होगा। तो मैं एक बात कहती हूँ, पोलर चीज़ पोलर में डिजोल्व होगी, ठीक है, और नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में डिजोल्व होगी, ठीक बात है। अब बात आती है ये पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। तो अभी के लिए, मतलब 10th के हिसाब की समझ के लिए हम ये मान लेते हैं जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर है, ठीक है। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या है, नॉन पोलर। तो वो डिजोल्व भी कैसे होंगे, जो ऐसे सॉल्वेंट्स में होंगे या ऐसे लिक्विड में होंगे जो नॉन पोलर हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, बेंजीन। बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्यों बताऊँ, क्योंकि उसका फॉर्मूला C6 लो, कार्बन का ही तो है ये, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ले लेती हूँ, मैंने लिया कार्बन, ये तुमने कल पढ़ा था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ठीक है, CCl4। उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है, CCl4। अब कार्बन का जो भी कंपाउंड होगा वो क्या है, हमारा नॉन पोलर है, और वो अपने अंदर किसको डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर चीज़ को करेगा। हमें इतनी बात समझ में आती है, हमें इतनी बात समझ में आती है। अब एक क्वेश्चन आता है, अब वाटर हमारा, भैया इसमें तो कोई कार्बन नहीं, ये तो तुम्हें भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है, पर अल्कोहल की बात करें, जो ये इट है हमारा, ये अल्कोहल ही तो है, ये C2H5OH है, ये तो कार्बन का कंपाउंड है। ये इसमें क्या है, क्यों डिजोल्व हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना। अभी मैंने बोला जो जैसा है वैसे में डिजोल्व हो, कार्बन वाली चीज़ कार्बन में डिजोल्व हो, पोलर चीज़ पोलर में हो, ठीक है। नमक को हम डिजोल्व कर सकते हैं पानी में, ठीक है, क्योंकि वाटर में क्या, सॉल्ट में क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर में H पॉजिटिव OH, ये तो हो जाएगा। फिर इसका ऐसा क्या रीज़न है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है बच्चे, याद रखना है सबको। क्या रीज़न है इसका, ये ना मैंने वहाँ पे बोला था, अभी के लिए तुम याद कर लेना। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं इसे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्यूबल हो पाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है, अगर कोई पूछ ले हमसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है, तो उसको समझो। हमने लिया कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा। नेगेटिव चार्ज कौन लेगा अपने ऊपर, नेगेटिव चार्ज कौन लेगा अपने ऊपर, एक नॉन मेटल ले लेगा, है ना। नॉन मेटल अपने ऊपर क्या ले लेगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इन्हीं को याद रखना, फोन से याद रखना, FON, फोन से याद रह जाएगा ना, फोन से याद रखना ये। और इनके साथ दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मिल जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। अब मैं दिखाती हूँ करके कैसे। मैंने बोला C2H5OH, लिख सकती हूँ ना ऐसे, C2H5OH, और वाटर लूँ HOH, लो हो गया, बन रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिया C2H5OH, फिर ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, लो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर ना क्वेश्चन आ जाए ना, ग्लूकोज भी क्यों, ग्लूकोज भी आएगा, ग्लूकोज भी वाटर में सॉल्युबल है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हें अच्छी तरह पता है, C6H12O6 होता है, वो भी वाटर में सॉल्युबल है। ऐसे कैसे वाटर में सॉल्युबल है भाई, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात आ जाती है। उसके बाद अगली बात आती है हमारे पास, ठीक है। ये क्या कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्यों कंडक्ट करते हैं, वैसे तो कोवलेंट कम नहीं, ये डू नॉट कंडक्ट है ना, कोवलेंट कंपाउंड तो टूटते ही नहीं, जो चीज़ आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होगी वो कंडक्ट ही नहीं करेगी, तो ये याद रखना, इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, अब क्वेश्चन आता है क्यों। कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड होता है कोवलेंट,
और कोवलेंट कंपाउंड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जो चीज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है वो कभी भी आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होती। तो डू नॉट ब्रेक इन आयन। अब जो चीज़ आयन में नहीं ब्रेक होगी, जो चीज़ आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होगी, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कभी कर ही नहीं सकती। ठीक है, चलो उसके बाद आता है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल कंपाउंड मतलब अगर मान लो मैं इसके अंदर लिटमस पेपर डाल देती हूँ तो ना ये एसिड रेड को ब्लू करता, ना ब्लू को रेड करता, कुछ नहीं करता। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इतनी बात समझे? तो एक बार देखो इन पॉइंट्स को, क्या क्या पॉइंट्स है तुम्हारे पास। पहला, कलरलेस है, इनफ्लेमेबल है, बर्निंग इन टेस्ट है, बॉयल करता है 78.1 पे, फ्रीज करता है -118 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर में सॉल्यूबल है हर प्रोपोर्शन में। अगर क्वेश्चन आ जाए क्यों, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका आंसर देना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। अगर कोई पूछ ले क्यों नहीं कंडक्ट करता भाई इलेक्ट्रिसिटी, कोवलेंट कंपाउंड है, कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये कभी भी आयंस में ब्रेकडाउन नहीं होगा। और लास्ट में न्यूट्रल कंपाउंड है, कहने का मतलब इसका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है हमें। अब हमें कुछ बात याद रखनी है। ठीक है, एक आता है बच्चे हमारे पास, अगर मान लो एग्जामिनर पूछ ले 100% प्योर इथेनॉल क्या होता है, तो अगर 100% मतलब उसमें 1% भी वाटर नहीं डाला मैंने, 1%, तो इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि मुझे क्या बनाना है, रेक्टिफाइड स्पिरिट बनानी है, क्या बनाना है, रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने हमें, तो हम उसमें क्या डालते हैं, 5% वाटर डालते हैं। ठीक है, 5% वाटर डालते हैं और 95% अल्कोहल डालते हैं। ठीक है यार, क्या हुआ इसको, चलो ठीक है। अब अगला शुरू करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारी सारी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, अगली आती है हमारे पास, हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, हम अल्कोहल वाले ग्रुप्स की रिएक्शन करेंगे, मतलब OH ग्रुप को इन्वॉल्व करके हम रिएक्शन शो करेंगे, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखो अब कैसे करेंगे हम। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या, कंबशन। ठीक है, पहला है कंबशन। देखो कंबशन हो या बर्निंग हो, दोनों चीजें होनी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, कंबशन हो चाहे बर्निंग हो, दोनों की दोनों चीजें किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर बर्न, देखो मैंने अभी बोला था कि अल्कोहल इन्फ्लेमेबल है, तो भैया बर्न तो करेगा ही, वो बर्न करेगा और कार्बन का कंपाउंड है। हमने कल कंबशन में पढ़ा था, कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो, जो वो बर्न करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 और H2। बस ये होना चाहिए कि उसके अंदर कंप्लीट कंबशन होनी चाहिए, नहीं तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो क्या होगा, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता था, करवाया था ना कल तुम्हें। ठीक है, तो देखो एक बार कंबशन में हमने लिया C2H5OH ले लिया। ठीक है, हमने इसमें डाला O2, हमें पता है कंप्लीट कंबशन हो रही है, हमने एक्सेस में ऑक्सीजन सप्लाई की हुई है, इसके अंदर कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। बैलेंस कर लेंगे, बिना बैलेंस की इक्वेशन नहीं लिखनी बेटे पेपर में भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, पहले से एक तो 3O2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब ये इतना अच्छा कंबशन करता है, इतनी एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, एडिटिव विद पेट्रोल। क्योंकि हमें पता है पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, पेट्रोल तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, तो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं, एडिटिव एज ऑफ पेट्रोल, एडिटिव ऑफ पेट्रोल हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ। ठीक है, उसके बाद देखो आगे दूसरा फैक्टर आता है इसमें ऑक्सीडेशन। पर ऑक्सीडेशन भी ये ऊपर जैसे हमने कंबशन में की वैसी नहीं, हाँ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कंट्रोल मतलब कोई तुम ऐसा कैटलिस्ट डाल दो जो रिएक्शन को अपने हिसाब से चलाएगा, ठीक है। तो हमने बोला इसको क्या डाला हमने, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, क्या यूज करके, यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कल हमने पढ़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक हमने पढ़ा एल्कलाइन KMnO4 और दूसरा हमने पढ़ा एसिडिफाइड, ये याद रखना है, एसिडिफाइड है कि एल्कलाइन है, ये चीजें याद रखनी है। एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। या ऐसे भी लिखा हो सकता है पेपर में KMnO4/OH नेगेटिव, यहाँ लिखा हो सकता है K2Cr2O7/H पॉजिटिव, ऐसे भी लिखा हो तो कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगली बात आती है बेटे, ये क्या रिलीज करता है, कल बताया था हमने, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है ये। और नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये लिबरेट होगा। अब देखो कैसे होती है इसमें रिएक्शन, वैसे तो देखो C2H5OH लिख रही हूं मैं, अब मुझे तो पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम इसको बेटर होगा तुम इसको कैसे लिखो वो मैं बता दे रही हूँ। तुम इसको ना सारे कार्बन को अलग अलग लिखना, ठीक है, ताकि तुम्हें ट्रिक याद रह जाएगी, तो किसी पे भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने लिया CH3CH2OH, हमने डाला कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, तुम्हारा दोनों में से जिसका मन करे तुम वो डाल लो। बस तुम्हें क्या करना है देखो, अल्टीमेटली ये वाला H हटा दोगे, इसकी जगह लगाओगे O, ठीक है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट देखो, CH3COOH, है ना, इथेनॉल, एक O हमने वहां से ले लिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड। या बच्चे इसका कॉमन नेम भी याद रखना है तुम्हें, ऐसा नहीं कि भूल जाना है, ठीक है ना। कभी पेपर में आए एसिटिक एसिड तो तुम सोचो कि किसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, तो हम किसका लिख रहे हैं, एसिटिक एसिड लिख रहे हैं इसमें। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। एसिटिक एसिड पता है वर्ड कहाँ से आया है, एसिटम एक वर्ड था, एसिटम था हमारा विनेगर, सिरका, वहां से ये वर्ड आया हुआ है एसिटम, ठीक है ना, वहां से इसको हमने लिया हुआ है वर्ड को, ठीक है। चलो अगला, तीसरा क्या है हमारे पास बच्चे, तीसरा है हम इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ। अच्छा, अब एक बात सुनना, थर्ड हमने लिया सोडियम मेटल रिएक्शन। अब देखो कोई चीज एसिड की तरह बिहेव करे, चाहे कोई चीज बेस की तरह बिहेव करे, जब उसको हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, देखो एक तो ये कंफर्म है ना, एक सेकेंड, सोडियम मेटल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, एसिड छोड़ो, अभी एसिड वाला कैरेक्टर मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पहले अभी इतना समझो तुम हमने बोला सोडियम मेटल रिएक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, चाहे मैं एसिड लूँ चाहे मैं बेस लूँ, उसको जब मैं सोडियम के साथ रिएक्ट कराती हूँ या कोई भी मेटल के साथ, रैंडम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो वो हमें पता है सॉल्ट और, अब ये मत सोचना हमने मेटल नॉन मेटल भी देखा है, कॉपर जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी करता है, पर ठीक है, हाँ जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी में ज्यादा है वही डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम ही मेरे को बता दोगे कि एसिड की तरह बिहेव करता है बेस की तरह, ये तुम्हारा जजमेंट है, ठीक है। देखो मैंने लिया CH3CH2OH प्लस Na, देखो मैंने ना इसके 2 मोल लिए, इसके भी 2 मोल लिए, मैंने बोला मैंने यहाँ से H हटाया है, क्या हटाया है, H। अगर H हटाऊंगी तो एक H थोड़ी हटेगा, 2 मोल है तो 2 H हटेंगे, और H मिलके क्या बनाएंगे, H2, ठीक है। साइड में तो H2 रिलीज होना मस्ट था, साथ में क्या हुआ 2 CH3CH2ONA, ठीक है। इसका नाम याद रखना, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, और H2। अब मुझे तुम मुझे बता दो यहां से क्या निकला है, H निकला है। और कोई भी चीज अगर H लूज करेगी तो एसिड है या बेस है, एसिड है। तो मतलब अभी अगर मैं बोलूं कि अभी वाली रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक नेचर, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, शोइंग एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर दिखा रहा है, इतना समझ में आया,
ठीक है, क्योंकि वो H लूज कर रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला है हमारे पास, ठीक है, अगला आता है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रा का मतलब क्या होता है? वाटर। मतलब कहीं से तुम वाटर का रिमूवल करा रहे हो। देखो, अब वाटर का जो चीज रिमूवल कराएगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे उसे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, हमारे सिलेबस में वैसे तो एक ही पढ़ना है हमें। तुम्हारे को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एट, या तो देखो वैसे तो NCERT 443 केल्विन मेंशन करती है, पर अगर डिग्री सेल्सियस में लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बात आती है लॉस कैसे होगा, ठीक है। मैंने ना एक इक्वेशन ली, मैंने लिया CH3 CH2OH, मैंने एरो के ऊपर क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड। अब मुझे पता है, देखो वाटर निकलना है। वाटर मतलब देखो, वाटर का मतलब क्या हो गया? H और OH, मतलब H2O तभी तो निकलेगा। तो मैंने एक बात ले ली, OH तो पक्का कंफर्म था, यहाँ जाना ही था, और एक H यहाँ से जाना था, जाना है ना। तो क्या हो जाएगा? CH2 रह गया, बीच में आएगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये रिएजेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। या बेटे कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिख देना, वो तो तुम समझ जाना कि वो क्या करना चाहते हैं, डिहाइड्रेशन। मान लो मैं नहीं लिखती है, मैं लिखती हूँ, चलो मैं लिख देती हूँ H3PO4, तो समझ आता है ना, एसिड होगा कोई ना कोई। HNO3 लिख दूँ, पता लगता है तुम्हें कि डिहाइड्रेशन कर सकता है, ठीक है, वाटर का लॉस करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको ले लेंगे, ठीक है। आगे देखो, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। अगला आता है, अभी ना ये हम इथेनॉल से करें ना, अभी मैं ना इसको रिएक्शन को ना 3 कार्बन से भी करके दिखा दूंगी, ठीक है। मतलब अभी तो हम 2 कार्बन से कर रहे हैं ना, मैं 3 कार्बन से भी करके इसको दिखा दूंगी तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अगला है रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, ठीक है। देखो 5th देखो एक बार, रिएक्शन विद इथेनॉइक, रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, ठीक है। रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा? इसका ना कॉमन नेम है, फेमस कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है। सोडियम एसीटेट यहाँ बनता है, वो हम अगली रिएक्शन में करेंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड, यहाँ क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ये बात याद रखना बेटा, ये सोडियम इथॉक्साइड है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना। ये सोडियम इथॉक्साइड है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड की बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं CH3 CH2OH, ठीक है, हमने डाला इसमें इथेनॉइक एसिड, मतलब 2 कार्बन का एसिड लेना है, 2 कार्बन का एसिड लेना है प्लस CH3COOH। देखो बेटा, इनमें भी ना होगा वाटर का ही लॉस, तो देखो वाटर का लॉस करना है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब क्या होगा सुनना, OH यहाँ से गया, H यहाँ से जाएगा। ये मैंने सही किया गलत किया, पहले ये समझाओ। गलत है, क्यों? मैं बताती हूँ। ये मैंने लिया एसिड, राइट, और एसिड कभी भी OH लूज करता है क्या? नहीं ना, मतलब मैंने सर्कल ही गलत बनाया है ना। तो अब देखो, मतलब इसको मैं दोबारा रीराइट करूँ, CH3 CH2OH प्लस CH3 COOH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब लेते हैं एक बार, हाँ यहाँ से H जाएगा क्योंकि ये एसिड है, और दूसरे वाले से OH जाएगा। अब देखो सुनो, अब ना जोड़ के लिखने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है, जोड़ के कभी गलत मत लिख देना। देखो हम पता क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पेपर में यही गलती हो जाती है हमसे। क्या करते हैं हम लिख देते हैं CH3 CH2 CH3 COO प्लस H2, और पेपर में गलती। ये तो गलत होना ही था, ये तो गलत होना ही था बेटे। जहाँ से टूटता है वहीं से जुड़ना है। टूटा इन दोनों कार्बन से है ना,
तो यहीं से जोड़ो इसको, ठीक है, जहाँ से टूटता है वहीं से जोड़ो। क्या हो जाएगा देखो, CH3 CH2, अब यहाँ से आ जाओ, COO CH3, ऐसे लिखो, ये ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा बेटे ये जो ग्रुप बनता है ये बहुत स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, एस्टर। क्या ये एस्टर, एस्टर क्या है हमारा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, परफ्यूमरी बनाने में काम आता है। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो इसको लिखते हैं हम इथाइल इथेनोएट, सॉरी मिथाइल लिखेंगे इसको तो हम, COO CH3, ठीक है, मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। एक मिनट मैं चेक कर लूँ बस, CH3 CH2, गलत लिख दिया ना, O से जॉइनिंग है ना, लिखा ही गलत है ये, जो ये भी गलत है ना, मैंने क्या बोला, यहाँ से जॉइनिंग है इस O से, ठीक है, तो इसको सही बनाओ पहले तो, CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3, अब ठीक है बिल्कुल सही बनाएंगे, ठीक है ना। इसका नाम है इथाइल इथेनोएट, ठीक है। देखो जब मैं ये करवाते टाइम गलती कर सकती हूँ तुम तो डेफिनेटली कर दोगे, ठीक है। तो ये सही है, इसको याद रखना, ठीक है, ये सही है और ये गलत है, ठीक है ना। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा, मतलब इन दोनों से ये जो दोनों हमने रिएक्शन लिए इससे ये नहीं बनता, ठीक है। चलो एक तो ये बात हो गई, ये तो हमने इथेनॉल खत्म हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सब कुछ इथेनॉल पे ही आ जाएगा, हो सकता है ना कोई अल्कोहल वो चेंज कर दे, हो सकता है ना, ठीक है। तो मैंने ले लिया प्रोपेनॉल, चलो एक बार प्रोपेनॉल पे ना, प्रोपेनॉल पे ये रिएक्शन करके देखते हैं सारी, ठीक है। पहला देखो, पहले हमने प्रोपेनॉल क्या होता है, 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 OH। क्या क्या करना है इसके साथ देखें एक बार। पहली रिएक्शन हमने, अच्छा कंबशन, फिर करनी है ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन के साथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के बाद डिहाइड्रेशन, उसके बाद है सोडियम मेटल, फिर है डिहाइड्रेशन, और फिर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन, है ना, यही था ना। अगला है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। चलो एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, हमने लिया कंबशन। अब मुझे पता है भाई 3 कार्बन का कंपाउंड है, कंबशन करेगा, O2 लगाएंगे। चलो इसको जोड़ के लिख लूँ मैं एक बार, इस पूरे को अगर मैं जोड़ के लिख दूँ, इसको पूरे को जोड़ के लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, C3H7O। बर्न करेंगे क्या मिलेगा, H8O, ठीक है। क्या बनेगा, CO2 H2O प्लस हीट और प्लस लाइट, ये तो मिलना था। बैलेंस तो आती है तुम्हें करनी है, कोई भी कंपाउंड को बैलेंस तो कर ही सकते हो। 3 4 कितने हो गए, 3 2 6 4 10 10, एक तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो ये हो गया 9/2, ठीक है ना, बैलेंस हो गई। अच्छा ऑक्सीडेशन करें, मैंने लिया CH3 CH2 CH2 OH, वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन करते टाइम ये वाला जो H2 है इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, O, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH। करवाएंगे उसी की प्रेजेंस में, ऐसा नहीं कि मैं कोई रिएजेंट चेंज कर दूंगी। अल्कलाइन KMnO4 ले लो, बिल्कुल ठीक है, या K2Cr2O7 ले लो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो ले लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि KMnO4 ही लेना है, K2Cr2O7 ही लेना, नहीं, ठीक है। दूसरा लेते हैं, सोडियम के साथ करें, 2 CH3 CH2 CH2 OH। क्या होगा बेटा, H हटेगा, अपने आप इसके भी कितने मोल लेने हैं, 2, सबके 2 लेने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 CH3 CH2 CH2 ONA प्लस H2। कर सकते हैं ना हम, ठीक है ना, सेम ही तो है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। अगला हमारे पास डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का लॉस, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, CH3 CH2 CH2
OH। हमें पता है OH का तो जाना निश्चित है ही, और उसके बिल्कुल जो साइड वाला है, देखो ये वाला नहीं, उसके साथ वाला कार्बन, ये वाला साथ वाला कार्बन, वहां से एक H निकाल दो। ठीक है, क्या बनता है देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। लो बन गया, बोलो कोई दिक्कत, पक्का। चलो एक लास्ट है हमारे पास एस्टेरिफिकेशन, एस्टर बनाना है इसके अंदर। क्या करेंगे देखो, CH3 CH2 CH2 OH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब बोलो लॉस किस चीज़ का कराएं, H किस में से लॉस कराऊं, एसिड में से या अल्कोहल में से, एसिड में से। इतना तो अब तुम्हें समझ में आता है। ठीक है, तो H यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, जोड़ना सही, पहले वाली की तरह गलती नहीं करनी हमें। क्या किया था, पहले तो यही लिख लो, CH3 CH2 CH2, फिर लगाना है ये O, पहले O फिर C डबल बॉन्ड O। अब गलत नहीं होगा, समझ आई बात। अब इसका नाम होगा प्रोपाइल इथेनोएट। ये ना मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगी कैसे हो रही है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझा दूंगी मैं। अच्छा, अब एक चीज़ इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, एस्टेरिफिकेशन। क्या बोल रहे हैं, एस्टेरिफिकेशन। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये इथेनॉल पूरा हो गया हमारा, है ना, इथेनॉल हो गया ना पूरा। एक बचा अब इसमें इथेनोइक एसिड और मिसल। ठीक है, चलो इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।